हेलो दोस्तों, दौड़वाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। इससे पहले बायोलॉजी को 20 वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, जिसकी सभी वीडियो द्रोणवाणी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए ताकि आपके मित्र भी द्रोणवाणी की वीडियो को देख सकें। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, पॉलिटी की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी, इसे हिंदी में स्टूडेंट राज्य व्यवस्था कहते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे, राज्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक राज्य होता है, दूसरा व्यवस्था होता है। राज्य का मतलब स्टूडेंट राज्य से होता है, जिसको हम देश भी कह सकते हैं। और देश हम किस किस को कह सकते हैं स्टूडेंट? देश के 4 कंपोनेंट बताए थे हम पिछली वीडियो में आपको। तो देश के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक जनसंख्या होता है, एक क्षेत्रफल होता है, एक सरकार होती है, एक संप्रभुता होती है। और चारों का मतलब भी स्टूडेंट हम पिछली वीडियो में बता चुके थे। तो स्टूडेंट, ये 4 कंपोनेंट होते हैं। ये 4 कंपोनेंट जहां होंगे उसको हम देश कह सकते हैं। अगर इन चारों कंपोनेंट में से एक भी कंपोनेंट नहीं है तो हम उसे देश नहीं कह सकते हैं। और स्टूडेंट, उस देश को चलाने के लिए व्यवस्थाएं होती हैं। हम बहुत प्रकार की आपको व्यवस्थाएं भी बताए थे। उन्हीं व्यवस्थाओं में हम आपको एक लोकतंत्र व्यवस्था बताए थे। स्टूडेंट, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। और लोकतंत्र के लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, अर्थात लॉज बनाए जाते हैं। और वो लॉज जहां लिखे रहते हैं उसे संविधान कहते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो स्टूडेंट, हम पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम किससे पढ़ेंगे? हम संविधान को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, संविधान को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। तो स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ का संविधान लिखित है, कहाँ का संविधान अलिखित है? स्टूडेंट, वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री हैं, हमें सभी कंट्रियों के याद नहीं रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, उनके हमको याद रखना है, कहाँ लिखित संविधान है और कहाँ अलिखित संविधान है। तो स्टूडेंट, लिखित संविधान और अलिखित संविधान को समझते हैं। लिखित संविधान का मतलब क्या होता है? जहाँ नियम कायदे कानून एक कानूनी बुक में लिखे जाते हैं उसको हम लिखित संविधान कहते हैं। और अलिखित संविधान किसे कहते हैं? तो जहाँ पुरानी परंपराओं के आधार पर सारे फैसले लिए जाते हों उसे अलिखित संविधान कहते हैं। तो स्टूडेंट, कुछ कंट्री लिखित और अलिखित संविधान के रूप में इम्पॉर्टेंट हैं, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे लिखित संविधान की बात करें तो अमेरिका में, भारत में, नेपाल में। स्टूडेंट, ये 3 इम्पॉर्टेंट कंट्री हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा कंट्री हैं जहाँ लिखित संविधान है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जिसको हम लिखित संविधान में याद रखते हैं। तो स्टूडेंट, अमेरिका में जैसा कि लिखित संविधान है और यह लिखित संविधान सबसे पुराना संविधान है। स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पुराना संविधान किसका है? तो सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है। और सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? तो सबसे छोटा लिखित संविधान भी अमेरिका का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। और स्टूडेंट, सबसे नया संविधान किसका है? तो सबसे नया संविधान नेपाल का है। तो स्टूडेंट, ये लिखित संविधान से हो गए। अब अलिखित संविधान से समझते हैं। स्टूडेंट, अलिखित संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिटेन कंट्री रहता है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। सऊदी अरब का भी अलिखित है। कनाडा, न्यूजीलैंड का भी अलिखित संविधान है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको लिखित अलिखित के बारे में बताए हैं, लिखित अलिखित संविधान से क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हीं देशों से बनते हैं, इनको अच्छे से याद रखना है आपको। स्टूडेंट, नेक्स्ट समझते हैं व्यवस्थाओं पर चिंतन करने वाले विचारक। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम आपको बताए थे बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे कि आपको बताए थे लोकतंत्र होता है, उसके बाद में राजतंत्र होता है, डिक्टेटरशिप होता है जिसको तानाशाही कहते हैं। इसी प्रकार की और भी व्यवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले इन व्यवस्थाओं पर विचार किसने किया था? 600 BC में महाजनपदों का उदय हुआ था। और महाजनपदों का जब उदय हुआ था उस समय राजाशाही थी, यानी कि हर एक देश में, हर एक राज्य में राजा होता था, उसके अनुसार पूरा राज्य चलता था। तो स्टूडेंट, उस समय उस राजा को भगवान का प्रतिनिधि समझा जाता था। तो सबसे पहले उस राजाशाही का विरोध किसने किया और बहुत सारी व्यवस्थाओं के बारे में किसने बताया? तो स्टूडेंट, एक सुकरात नाम के व्यक्ति थे जिनका जन्म यूनान के एथेंस में हुआ था। यूनान की राजधानी एथेंस है। अब स्टूडेंट, इसको ग्रीक कहते हैं। तो इसी यूनान में सुकरात का जन्म हुआ था, जिन्हें इंग्लिश में सोक्रेटिस कहते हैं। और इनका जन्म 469 BC में हुआ था। ये स्टूडेंट एक दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसफर। इन्होंने ही सबसे पहले राजाशाही व्यवस्था का विरोध किया और बहुत सारी व्यवस्थाओं को बताया। कहा इस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिनके अनुसार राज्य चलना चाहिए।
तो स्टूडेंट उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से बताया, उन्होंने लिखित रूप से नहीं बताया। और सुकरात के ही एक शिष्य थे जिनका नाम प्लूटो था। इन्होंने स्टूडेंट सबसे पहले सुकरात के विचारों को अपनी पुस्तकों में छापा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि प्लूटो की वो कौन कौन सी थी जिनमें उन्होंने सुकरात के विचारों को छापा। तो द रिपब्लिक और द लॉज, ये 2 पुस्तकें थी प्लूटो की, जिसमें सुकरात के विचारों को इन्होंने अपनी पुस्तक में छापा। तो स्टूडेंट जो व्यवस्थाओं के बारे में बताया वो सुकरात ने बताया था, लेकिन उन विचारों को अपनी पुस्तकों में छापा किसने? प्लूटो ने छापा। स्टूडेंट प्लूटो का भी एक शिष्य था अरस्तु। यहाँ से भी स्टूडेंट क्वेश्चन बन जाता है गुरु और शिष्य से, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, कौन किसका गुरु है कौन किसका शिष्य है। तो स्टूडेंट प्लूटो का एक शिष्य था अरस्तु। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था द पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति। सुकरात के विचारों को और ज़्यादा बृहद रूप में अर्थात विश्लेषण करके अपनी पुस्तक में छापा और राजनीति शब्द का प्रयोग किया, और इन्होंने ये सभी विचार अपनी द पॉलिटिक्स बुक्स में छापे। इसीलिए स्टूडेंट राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। स्टूडेंट अरस्तु को बायोलॉजी का भी जनक कहते हैं, जैसा कि हम आपको बायोलॉजी में बताए थे। और एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? तो अरस्तु ने ही कहा था। ये स्टूडेंट क्यों कहा था? क्योंकि मनुष्य जो होता है वो समाज में रहता है, इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा था। तो स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सुकरात के विचारों को बृहद रूप से और विश्लेषणात्मक करके अपनी द पॉलिटिक्स बुक में छापा था। स्टूडेंट अरस्तु के भी एक शिष्य थे सिकंदर महान, जिसको अलेक्जेंडर ग्रेट कहते हैं। और सिकंदर ने दुनिया के ज़्यादातर भाग पे अधिकार कर लिया था, जिसके बारे में स्टूडेंट हम प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट व्यवस्थाओं पर चिंतन करने वाले विचारकों को भी आप अच्छे समझ गए होंगे। सबसे पहले व्यवस्थाओं पर विचार सुकरात ने किया था, लेकिन उन्होंने मौखिक रूप से किया था। उनके ही शिष्य प्लूटो थे, उन्होंने अपने गुरु के सभी विचारों को द रिपब्लिक द लॉज पुस्तक में छापा। प्लूटो के शिष्य अरस्तु थे, जिन्होंने सुकरात के विचारों को एक बृहद रूप में अर्थात बड़े रूप में और एनालाइज करके अपनी द पॉलिटिक्स बुक में छापा। इसीलिए इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये स्टेटमेंट भी अरस्तु ने ही दिया था। अरस्तु का शिष्य था सिकंदर महान। स्टूडेंट नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले का शिष्य है और ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले व्यक्ति का गुरु है। स्टूडेंट राज व्यवस्था को समझ लिया, व्यवस्थाओं पर चिंतन करने वाले विचारकों को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं भारतीय राज व्यवस्था, जिसको इंडियन पॉलिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट हमें इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, उससे पहले हमें इसको समझना चाहिए कि हमारा जो संविधान बना था उसको किसने बनाया था। जिसने बनाया था उसको संविधान सभा कहा गया था, और संविधान सभा के द्वारा हमारा संविधान जो बनाया गया था उस संविधान की सीढ़ियाँ क्या थी। तो स्टूडेंट भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियों को समझते हैं कि सबसे पहले भारत में कौन सा संविधान बना था, कहाँ से संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो जैसा कि स्टूडेंट भारत अंग्रेजों का गुलाम था और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध के बाद में ये फाइनल हो गया था कि भारत पर अंग्रेज़ों का शासन होगा। और जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं भारत पर अंग्रेज़ों का शिकंजा बढ़ता ही गया। उसी क्रम में स्टूडेंट 1773 में सबसे पहले भारत को संचालित करने के लिए एक कानूनों की अर्थात नियमों की पुस्तक बनाई गई थी, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था। और ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अंग्रेज लेके आए थे। तो स्टूडेंट इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे कायदा कानून थे भारत को चलाने के लिए। तो कौन कौन से कायदा कानून थे, अच्छे थे या खराब थे, इसके बारे में स्टूडेंट हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये आधुनिक भारत के इतिहास का विषय है। तो संविधान के बनने की सीढ़ियाँ कहाँ से शुरू हुई हैं उसको समझते हैं। इसके बाद स्टूडेंट 1784 में एक और कानून लेके आए, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इसके बाद स्टूडेंट 1813 का चार्टर एक्ट लेके आए। इसके बाद में स्टूडेंट 1833 में एक कानून लेके आए, जिसको 1833 का चार्टर एक्ट कहा गया। इसके बाद स्टूडेंट 1853 का एक कानून लेके आए। इसके बाद स्टूडेंट 1858 का भारत शासन अधिनियम लेके आए। स्टूडेंट 1853 के बाद में 1857 पड़ता है, और 1857 में ही 1857 की क्रांति हुई थी, जिसको हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। उसी क्रांति के बाद में जिस भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का अधिकार ब्रिटेन के राजा ने अपने अंडर ले लिया। 1858 में एक कानून आया जिसे चार्टर एक्ट नहीं कहा गया। चार्टर एक्ट स्टूडेंट ईस्ट इंडिया कंपनी शब्द प्रयोग करती थी। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम कहा गया। 1861 का भारत शासन अधिनियम आया।
1892 में भारत शासन अधिनियम आया। एक 1909 में भारत शासन अधिनियम आया था जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। और स्टूडेंट इसी मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद स्टूडेंट 1919 का भारत शासन अधिनियम आया जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया और इसके तहत सिखों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। इसके बाद स्टूडेंट 1935 का भारत शासन अधिनियम आया और ये स्टूडेंट अंतिम भारत शासन अधिनियम था, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ अंतिम संविधान था। इसके बाद स्टूडेंट भारत का जो संविधान बना था वो भारत की संविधान सभा ने बनाया था, अर्थात भारतीयों ने बनाया था भारत का संविधान। तो 1935 तक जो कानून बना था वो अंग्रेजों ने बनाया था। तो स्टूडेंट ये भारत के संविधान की सीढ़ियाँ हैं। भारत में संविधान कब कब बना था? तो स्टूडेंट भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा बनाएगी। तो भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया था उसके बारे में हम समझते हैं। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। तो स्टूडेंट ये कैबिनेट मिशन क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट 1939 आया जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में स्टूडेंट ब्रिटेन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और वो भारत का सहयोग चाह रहा था, लेकिन स्टूडेंट पूरे भारतीयों ने सहयोग नहीं किया था। कुछ लोग थे जो सहयोग कर रहे थे, ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो सहयोग नहीं कर रहे थे ब्रिटेन का। तो स्टूडेंट ब्रिटेन पर बहुत ज़्यादा दबाव था ताकि भारत ब्रिटेन का साथ दे जिससे जापान और जर्मनी को हराया जा सके। इसीलिए स्टूडेंट ब्रिटेन ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा और अगस्त प्रस्ताव में बहुत सारी बातें कही गई जिसको भारतीय नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट 1942 में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन में भी बहुत सारी बातें कही गई जिसमें यह भी कहा गया कि आप संविधान सभा की मांग करते हैं वो संविधान सभा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद बना दी जाएगी। लेकिन भारतीय नेताओं ने उसको भी खारिज कर दिया और कहा नहीं, हमें पहले संविधान सभा चाहिए, बाद में नहीं। इसी के चलते स्टूडेंट 1945 आता है और 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है। स्टूडेंट ब्रिटेन में दो मुख्य पार्टी हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। तो स्टूडेंट उस समय 1945 से पहले कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी जिसके पीएम विंस्टन चर्चिल थे। स्टूडेंट 1945 में जब आम चुनाव हुए तो लेबर पार्टी के जो नेता थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने भारतीयों के फेवर में बहुत सारी बातें कही जिससे भारतीयों का रुझान लेबर पार्टी की तरफ हुआ और 1945 के चुनाव में लेबर पार्टी ही जीती और उस पार्टी से पीएम क्लीमेंट एटली बने। तो जैसा कि स्टूडेंट भारतीयों के पक्ष में बहुत सारी बातें कही थी लेबर पार्टी ने, और लेबर पार्टी जब सत्ता में आई और उसके पीएम क्लीमेंट एटली बने, तो क्लीमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बने और उनका मंत्रिमंडल बना तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के 3 मंत्रियों को भारत भेजा जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री थे, इसीलिए स्टूडेंट इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया था। और इन तीनों मंत्रियों से कहा गया था कि आप भारत में जाइए, भारत की स्थिति को समझिए और भारतीय क्या चाहते हैं उसके बारे में हमें बताइए। तो जैसा कि हमने चुनाव से पहले भारतीयों के पक्ष में बहुत सारी बातें कही थी, उनको हम फॉलो भी करेंगे। तो स्टूडेंट कैबिनेट स्तर के मंत्री भारत आए जिन्हें कैबिनेट मिशन कहा गया। तो स्टूडेंट हम इस कैबिनेट मिशन को अच्छे से समझते हैं। तो स्टूडेंट जो कैबिनेट मिशन था वो भारत में 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिशन कहाँ से आया था? तो ब्रिटेन से आया था। कहाँ पहुंचा था? दिल्ली पहुंचा था। कब पहुंचा था? तो 24 मार्च 1946 को पहुंचा था, अर्थात मार्च 1946 को पहुंचा था। डेट याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो ये कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय मिशन था। तो स्टूडेंट इसमें कौन कौन से सदस्य थे? नंबर 1 पैथिक लॉरेंस, नंबर 2 एवी अलेक्जेंडर, नंबर 3 स्टेफर्ड क्रिप्स। तो स्टूडेंट जो पैथिक लॉरेंस थे ये इस मिशन के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स ये दोनों लोग सदस्य थे। स्टूडेंट जो पैथिक लॉरेंस थे ये ब्रिटेन में क्या थे? ये ब्रिटेन में भारत सचिव थे। स्टूडेंट एक भारत सचिव का पद हुआ करता था उस समय, इसको हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, एबी अलेक्जेंडर नेवी मंत्री थे क्लीमेंट एटली के, और स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे क्लीमेंट एटली के। तो स्टूडेंट ये तीनों कैबिनेट स्तर के मंत्री भारत आए थे, इसलिए स्टूडेंट इसको कैबिनेट मिशन कहा गया था। इस मिशन में कितने सदस्य थे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन क्या था यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और कौन किसका मंत्री था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत अच्छे से स्टूडेंट याद रखना है। स्टूडेंट एक शब्द है PAS जिसको हम पास कहते हैं। तो स्टूडेंट पास शब्द से हम ये याद रख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन आया था। P से पैथिक लॉरेंस,
ए से AB अलेक्जेंडर, S से स्टीफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन के प्रमुख कार्य। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मिशन के हम प्रमुख कार्य को समझते हैं। जैसे कैबिनेट मिशन स्टूडेंट 1946 में दिल्ली पहुंचा और पूरे भारत का भ्रमण किया, भारत के सभी नेताओं से मिला और सभी परिस्थितियां जानकर उस कैबिनेट मिशन ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली को बताया। तो स्टूडेंट उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि भारतीय आज़ादी चाहते हैं और आज़ादी वो हर हाल में चाहते हैं, उन्हें आज़ाद करना ही पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट समस्या ये थी कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए तो क्या भारतीय अपने देश को चला सकते हैं? इसलिए स्टूडेंट कैबिनेट मिशन ने भारतीयों के सामने एक और बात रखी, कहा कि आप ऐसा करिए, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करिए। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन स्टूडेंट क्या होता है कि हम तो यहाँ रहेंगे ही और आप अपनी एक सरकार बना लीजिए और आप चला के दिखाइए देश की चला सकते हैं या नहीं। उसी को स्टूडेंट अंतरिम मंत्रिमंडल कहा गया था। तो स्टूडेंट कैबिनेट मिशन के दो प्रमुख कार्य रहे थे, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करवाना और संविधान सभा का निर्माण करवाना। इनको हम अच्छे से पढ़ते हैं। वैसे तो स्टूडेंट कैबिनेट मिशन के और भी कार्य थे, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बनता है, इसलिए हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट अंतरिम मंत्रिमंडल को समझते हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन का प्रस्ताव 24 अगस्त 1946 को स्वीकार किया था। दोस्तों, जो भारतीय नेता थे उन्होंने 24 अगस्त 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल के गठन का प्रस्ताव को स्वीकार किया था और अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा भी की थी। स्टूडेंट, स्वीकार किया और घोषणा कब की? 24 अगस्त 1946 को। और बनाया कब था अंतरिम मंत्रिमंडल? 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया था भारतीय नेताओं ने। तो स्टूडेंट, उस समय तक दो पार्टियां मुख्य थीं, एक कांग्रेस और दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग। और स्टूडेंट, जो मुस्लिम लीग थी वो 1940 से एक दूसरे मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रही थी जिसका नाम पाकिस्तान था। तो स्टूडेंट, जब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उस समय मुस्लिम लीग ने विरोध किया और कहा मैं इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। तो स्टूडेंट, मुस्लिम लीग ने विरोध किया था, जबकि कांग्रेस ने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कर लिया था। स्टूडेंट, मुस्लिम लीग पहले तो शामिल नहीं हुई थी और कांग्रेस ने अपना अंतरिम मंत्रिमंडल जब बना लिया और सरकार को चलाने लगे, मुस्लिम लीग पार्टी थी और उसके जो विचार थे अलग मुस्लिम राष्ट्र के, उस पर ध्यान बहुत कम दिए जाने लगा। तो मुस्लिम लीग को ये लगा कि हमने गलती कर दी अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल ना होकर, हमको भी अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए ताकि हम अपनी बातों को और मुखर रूप से कह सकें। और स्टूडेंट, आप लोग समझते भी हैं जितना हम सरकार में रह के सरकार का विरोध कर सकते हैं उतना बाहर विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाहर विरोध करेंगे, सड़कों पर करेंगे तो इतनी बात हाईलाइटेड नहीं होगी। अगर हम सरकार में रहेंगे तो ज़्यादा बातें हाईलाइटेड होंगी। तो मुस्लिम लीग को ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए फिर स्टूडेंट मुस्लिम लीग भी शामिल हुई अंतरिम मंत्रिमंडल में 24 अक्टूबर 1946 को। अर्थात स्टूडेंट 2 सितंबर को निर्माण किया गया था अंतरिम मंत्रिमंडल का, 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल हुई। स्टूडेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं कि अंतरिम मंत्रिमंडल को स्वीकार कब किया गया था और बनाने की घोषणा कब की गई थी। तो 24 अगस्त 1946 को। कब बनाया गया था? 2 सितंबर 1946 को। किसके द्वारा बनाया गया था? कांग्रेस के द्वारा। इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो स्टूडेंट, जब मुस्लिम लीग शामिल हुई तो मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों को मंत्रिमंडल में रखा गया था? तो 5 सदस्यों को मंत्रिमंडल में रखा गया था। तो स्टूडेंट, हम उस मंत्रिमंडल को समझते हैं और उस मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन था उसको भी समझते हैं। स्टूडेंट, 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया गया था और 15वां व्यक्ति वायसराय था और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। स्टूडेंट, इस मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन था? इस मंत्रिमंडल का अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल ही थे और इस अध्यक्ष के बाद में 14 जो व्यक्ति थे वो सभी के सभी भारतीय थे। इसके बाद स्टूडेंट, जो उपाध्यक्ष था इस मंत्रिमंडल का और विदेश मंत्री थे वो JL नेहरू थे। गृह मंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्री कौन था? वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री कौन था? बलदेव सिंह थे। उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन था? जॉन मथाई थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? C राजगोपालाचारी थे। खान तथा बंदरगाह मंत्री कौन था? CH भाभा थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रेलवे मंत्री आसफ अली थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। तो स्टूडेंट, ये सभी कांग्रेस के सदस्य थे और 5 सदस्य जो मुस्लिम लीग के इंक्लूड किए गए थे उनको समझते हैं। 5 सदस्य मुस्लिम लीग के कौन कौन थे? नंबर 1 स्टूडेंट लियाकत अली थे मुस्लिम लीग से, इनको वित्त मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट अब्दुल रब नस्वर थे, इनको संचार मंत्री बनाया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल थे, इनको विधि मंत्री बनाया गया था। गजनफर अली खां थे, इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था।
आई चुनरीगर थे, इनको वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। तो स्टूडेंट ये अंतिम के 5 सदस्य थे, ये मुस्लिम लीग के थे। और स्टूडेंट इन सभी मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन थे? उस समय के वायसराय लॉर्ड वेविल। स्टूडेंट जो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे उनको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। गजोली अब आई। स्टूडेंट यहाँ पर गा से क्या है? गजनफर अली खां। जो से जोगेंद्र नाथ मंडल। ली से लियाकत अली। अब से अब्दुल रब नस्वर। आई से आई चुनरीगर। तो ये 5 व्यक्ति मुस्लिम लीग से थे। स्टूडेंट हमने अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ लिया। अब हम समझते हैं संविधान सभा, जिसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन ने अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में भी कहा था और संविधान सभा के निर्माण के लिए भी कहा था। तो जैसा कि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हो गया था स्टूडेंट, इसके बाद संविधान सभा की बात आई कि संविधान सभा कैसे बनेगी, किस तरीके से क्या प्रारूप होगा, इसके बारे में स्टूडेंट कैबिनेट मिशन ने अच्छे से विचार विमर्श करके संविधान सभा का निर्माण करवाया। तो स्टूडेंट इसको हम अच्छे से समझते हैं, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था। तो उस समय लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। तो जैसा कि 40 करोड़ की जनसंख्या थी, ये कहा गया 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति चुना जाएगा जिसको संविधान सभा में भेजा जाएगा संविधान बनाने के लिए। तो स्टूडेंट हम इसको अच्छे से समझते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, जिसमें 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको अभी बताए थे, 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति को चुना गया था संविधान सभा के लिए। इस हिसाब से स्टूडेंट 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। जो 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी वो किस प्रकार से निश्चित की गई थी, इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट उस समय तक 11 राज्य थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र और 565 रियासतें थीं। तो स्टूडेंट रियासतों का मतलब क्या है? रियासतों का मतलब स्टूडेंट ये है कि हमारे पूरे भारत के अंदर बहुत छोटे छोटे रजवाड़े थे और उन रजवाड़ों पर वहाँ के लोकल राजाओं का शासन चलता था। और जो 11 राज्य थे, इन राज्यों पर अंग्रेजों का अधिकार था और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, इन 4 कमिश्नरी क्षेत्र पर भी अंग्रेजों का अधिकार था। तो स्टूडेंट कमिश्नरी क्षेत्र को हम आज के समय में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में समझ सकते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश होते थे वहाँ एक कमिश्नर बनाया जाता था और 11 राज्य जो होते थे वो 11 राज्य पूरे के पूरे वायसराय के अंतर्गत आते थे। तो स्टूडेंट 11 राज्यों से 292 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी, अर्थात जो 11 राज्य थे उन 11 राज्यों से संविधान सभा में 292 सदस्य आएंगे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, उन 4 कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य संविधान सभा में आएंगे। तो स्टूडेंट उस समय 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ABCD इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं, ABCD। ए से अजमेर, V से बलूचिस्तान, C से कुर्ग, D से दिल्ली। और स्टूडेंट जो 565 रियासतें थी, इन 565 रियासतों में से कई सारी रियासतों को मिला के एक व्यक्ति को चुनना था। इसी तरीके से स्टूडेंट 565 रियासतों से 93 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। तो स्टूडेंट 292, 4 और 93 389 हो गए, अर्थात संविधान सभा में 389 सदस्य जाएंगे। स्टूडेंट जो 11 राज्य थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, यहाँ से जो 296 सदस्य गए थे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर गए। निर्वाचित तो होकर गए थे लेकिन आम जनता ने निर्वाचित नहीं किया था। अगर आम जनता निर्वाचित करती तो प्रत्यक्ष हो जाता, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या है ये अभी हम बताएंगे। उससे पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि स्टूडेंट जो रियासतों से 93 सदस्य गए थे संविधान सभा में वो मनोनीत होकर गए थे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में जो सदस्य गए थे वो किस प्रकार से गए थे? निर्वाचित होकर, मनोनीत होकर, निर्वाचित और मनोनीत होकर, या इनमें से कोई नहीं? तो निर्वाचित होकर भी गए थे और मनोनीत होकर भी गए थे। मनोनीत होकर 93 सदस्य गए थे रियासतों से और निर्वाचित होकर 4 कमिश्नरी क्षेत्र और 11 राज्यों से निर्वाचित होकर गए थे। और कैसे गए थे? तो अप्रत्यक्ष। तो स्टूडेंट आपको पता है 11 राज्य जो उस समय तक थे, 1937 में पहली बार जब चुनाव हुए थे राज्यों में, तो 6 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी, बाकी 2 राज्यों में मुस्लिम लीग की बनी थी और कुछ राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी थी। उन राज्यों में जो विधायक चुनकर आए थे उन विधायकों ने संविधान सभा के लिए व्यक्तियों का निर्वाचन किया था। तो स्टूडेंट आम जनता ने उन विधायकों को चुना था और उन विधायकों ने संविधान सभा सदस्यों को चुना था। इसलिए स्टूडेंट इनका चुनाव जो हुआ था वो अप्रत्यक्ष कहा जाता है। स्टूडेंट एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी देसी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, अर्थात संविधान सभा में
कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया था हैदराबाद से। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट समझते हैं, जो 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी, कहाँ से कितने सदस्य जाएंगे, उनका आरक्षण क्रम क्या था, हम उसके आरक्षण क्रम को समझते हैं। सीटों का आरक्षित क्रम जो 292 11 राज्यों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र अर्थात 296 सीटें थीं, उन 296 सीटों का आरक्षण समझेंगे, क्योंकि 93 सीटें देसी रियासतें से आई थी, उनसे कोई मतलब नहीं था। वहाँ के जो राजाओं ने जिन व्यक्तियों को भेजा वो व्यक्ति आए थे, तो स्टूडेंट यहाँ के आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मनोनीत होकर आए थे। जो निर्वाचित होकर आए थे उनका आरक्षण क्रम क्या था, 296 में से। तो 296 में से स्टूडेंट 213 जो सीटें थी वो सामान्य रखी गई थी, 79 सदस्य स्टूडेंट मुस्लिमों के लिए आरक्षित रखे गए थे और 4 सदस्य सिखों के लिए आरक्षित रखे गए थे। स्टूडेंट जो 296 सदस्य संविधान सभा में जाएंगे उनका आरक्षण क्रम क्या था, 213 सामान्य से जाएंगे। स्टूडेंट इन सामान्य में पूरा हिंदू वर्ग शामिल है। 79 सदस्य कहाँ से जाएंगे, तो 79 सदस्य स्टूडेंट मुस्लिम से जाएंगे और 4 सदस्य सिख से जाएंगे। ये आरक्षण क्रम था। नेक्स्ट समझते हैं संविधान सभा का चुनाव। तो जैसा कि स्टूडेंट 296 11 राज्यों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से सदस्य संख्या निश्चित की गई थी और 565 रियासतों से 93 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। तो स्टूडेंट जो 296 सदस्य थे उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तो स्टूडेंट उसके निर्वाचन को समझते हैं। किस पार्टी से कितने सदस्य जीते थे। संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त में हुआ। चुनाव के बाद पार्टियों की स्थिति, स्टूडेंट जो कांग्रेस थी वो 208 सीटों को जीती थी। मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो 73 सीटों को जीती थी। निर्दलीय स्टूडेंट 8 सीटों को जीते थे। क्षेत्रीय पार्टी 7 सीटों को जीते थे। तो स्टूडेंट ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग याद रखना है। कांग्रेस 208 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग 73 सीटें जीती थी। तो स्टूडेंट 296 सीटों में से कांग्रेस ने 208 सीटें जब जीत लीं तो मुस्लिम लीग को अच्छा नहीं लगा था। मुस्लिम लीग ने सोचा कि संविधान सभा में ज़्यादातर सदस्य तो कांग्रेस के होंगे और ज़्यादातर सदस्य कांग्रेस के होंगे, तो जो कांग्रेस के सदस्य संविधान में जिस तरीके की चीज़ों को चाहेंगे उसी तरीके की चीज़ें संविधान में होंगी। इसलिए स्टूडेंट मुस्लिम लीग को अच्छा भी नहीं लगा था। स्टूडेंट इन सभी सदस्यों को किसने चुना था, तो इन सभी को 1585 विधानमंडल सदस्यों ने चुना था। तो जैसा कि आपको हम बताए थे 11 राज्यों के जो विधायक थे उन्होंने इन सभी सदस्यों को चुना था, 1585 विधानमंडल सदस्यों ने। स्टूडेंट इन सभी में कुछ महिलाएं भी जीत कर आई थीं। तो कुल महिलाएं कितनी जीत कर आई थीं, तो स्टूडेंट कुल महिलाएं संविधान सभा में जीत कर आई थी 15। स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये 15 महिलाएं स्टूडेंट अलग नहीं है, इन्हीं में से ही हैं। कुछ महिलाएं कांग्रेस से होंगी, कुछ मुस्लिम लीग से होंगी, कुछ निर्दलीय भी हो सकती हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टी से हो सकती हैं। इसके बारे में स्टूडेंट कहीं डाटा पता नहीं है। तो स्टूडेंट 296 सदस्य जो निर्वाचित होकर आए थे संविधान सभा में, उनमें से 15 महिलाएं चुनकर आई थीं और 15 महिलाओं का क्रम क्या था, 14 महिलाएं हिंदू थीं, 1 मुस्लिम महिलाएं थी। स्टूडेंट एक मुस्लिम महिला जो थी उनका नाम था अयाज रसूल। स्टूडेंट यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, 15 महिलाओं में से कितनी महिलाएं मुस्लिम जीत कर आई थीं, 1 मुस्लिम महिला थी जिनका नाम अयाज रसूल। स्टूडेंट शेड्यूल कास्ट वाले कितने आए थे संविधान सभा में चुनकर, तो 26 आए थे। और शेड्यूल ट्राइब वाले कितने आए थे, तो ST वाले 33 सदस्य आए थे संविधान सभा में। स्टूडेंट नोट में कुछ बताया गया है, इसको हम समझते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन नाम के एक लेखक थे, उन्होंने कहा था कांग्रेस संविधान सभा है, संविधान सभा कांग्रेस है। स्टूडेंट ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो ये स्टेटमेंट क्यों कहा था, ये स्टेटमेंट इसलिए कहा था क्योंकि 296 में से 208 सीटें तो कांग्रेस ही जीत कर आई थी। इसलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हम आपको बताए थे, तो जो 296 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे उनमें से संविधान सभा में बाबा साहेब अम्बेडकर कहाँ से चुनकर आए थे, इसको हम समझते हैं। तो अम्बेडकर जी बॉम्बे से चुनाव हार जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो स्टूडेंट कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण अम्बेडकर जी बम्बई से चुनाव हार जाते हैं। बंगाल से मुस्लिम लीग की सहायता से जीतते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग पार्टी अच्छे से जानती थी कि बाबा साहेब आम्बेडकर जो हैं वो दलितों के लिए मसीहा हैं। इसलिए मुस्लिम लीग ने अपनी टिकट पर बंगाल से चुनाव लड़ाया अम्बेडकर जी को और वहाँ से जितवाया भी। स्टूडेंट मुस्लिम लीग ने इसलिए अपनी टिकट पर चुनाव लड़ाया था ताकि SC ST भी हमारी पार्टी की तरफ आकर्षित हों, क्योंकि SC ST जो थे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर्षित थे। आज़ादी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे से MR जयकर का इस्तीफा लेकर अम्बेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य बनाया। स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि 1947 में देश आज़ाद हो गया और देश जब आज़ाद हुआ तो जो बंगाल वाला रीजन था, बंगाल वाला रीजन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में चला गया और जो पाकिस्तान में चला गया था उस रीजन से अम्बेडकर जी जीते थे।
तो स्टूडेंट जब देश आज़ाद हुआ और अंबेडकर जी जहाँ से सदस्य थे वो एरिया पाकिस्तान में चला जाता है, तो अंबेडकर जी को संविधान सभा से इस्तीफा देना पड़ता है। और जब संविधान सभा से इस्तीफा दिया उन्होंने, तो स्टूडेंट राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे से M.R. जयकर, स्टूडेंट उस समय बॉम्बे से कौन था संविधान सभा का सदस्य? M.R. जयकर थे। M.R. जयकर का इस्तीफा लिया और वहाँ की सीट खाली करवाई और बॉम्बे सीट से अंबेडकर जी को लड़ाया और अंबेडकर जी को संविधान सभा का सदस्य बनाया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबेडकर जी सबसे पहले कहाँ से जीत के आए थे संविधान सभा में? तो सबसे पहले बंगाल से जीत के आए थे और मुस्लिम लीग की पार्टी से जीत कर आए थे। लेकिन स्टूडेंट नॉर्मल क्वेश्चन बने, संविधान सभा में अंबेडकर जी ने कहाँ का प्रतिनिधित्व किया था? तो स्टूडेंट हम बॉम्बे को टिक करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा समय तक, क्योंकि 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाएगा और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है और संविधान तो 26 नवंबर 1949 तक बनता रहता है। तो स्टूडेंट जो संविधान बना है वो ज़्यादा समय तक कौन से समय में बना है? आज़ाद होने के बाद में। जो संविधान बना है वो ज़्यादातर संविधान देश आज़ाद हो जाने के बाद बना है। और ज़्यादा समय तक बाबा साहेब अम्बेडकर कहाँ से सदस्य रहे हैं? वो बॉम्बे से रहे हैं, इसलिए बॉम्बे को टिक करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से सदस्य थे, तो स्टूडेंट हम टिक करते हैं बॉम्बे को। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबा साहेब अम्बेडकर सबसे पहली बार संविधान सभा के सदस्य कहाँ से बने थे, तो बंगाल से बने थे और मुस्लिम लीग की सहायता से बने थे। आई होप स्टूडेंट अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान सभा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। स्टूडेंट अब मिलते हैं पॉलिटी की सेकेंड क्लास में।